हिमयुग, एक रहस्यमयी और विनाशकारी युग। क्या आपने कभी कल्पना की है कि पूरी धरती पर एक ही समय पर इतना ठंडा मौसम हो कि हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस काल की जब धरती पर आया था हिमयुग यानी आइस एज। हिमयुग होता क्या है? हिमयुग वो समय होता है जब पृथ्वी का तापमान इतनी तेजी से गिर जाता है कि बड़े बड़े महाद्वीपों पर 4 से 5 किलोमीटर मोटी बर्फ की परतें जम जाती हैं। समुद्र का जल स्तर नीचे चला जाता है और बहुत से इलाके बर्फ में पूरी तरह दब जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? कारण क्या है? धरती को गर्म रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सूर्य की होती है, लेकिन जब किसी वजह से सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचती, तो धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण होते हैं। नंबर 1, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार रास्ते पर घूमती है। समय के साथ ये रास्ता थोड़ा थोड़ा बदलता है, कभी ज्यादा गोल तो कभी और अधिक लंबा। नंबर 2, झुकाव में बदलाव। पृथ्वी का झुकाव यानी एक्सियल टिल्ट भी धीरे धीरे बदलता है। जब ये झुकाव इस तरह हो कि सूर्य की रोशनी कुछ हिस्सों तक कम पहुंचे, तो वहां ठंड बढ़ने लगती है। नंबर 3, सौर विकिरण में गिरावट। सूरज की रोशनी यानी सोलर एनर्जी में भी लंबे समय में उतार चढ़ाव आते हैं। जब ये कम हो जाती है, तब बर्फ बढ़ने लगती है। नंबर 4, ज्वालामुखी विस्फोट और वायुमंडलीय धूल। बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली राख और धूल वायुमंडल में सूर्य की रोशनी को रोक सकती है। इससे धरती और ज्यादा ठंडी हो जाती है। हिमयुग के प्रभाव क्या होते हैं? जब आइस एज आता है तो उसका प्रभाव सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पृथ्वी के जीवन, भूगोल और महासागरों तक महसूस किया जाता है। समुद्रों का जल स्तर गिर जाता है क्योंकि पानी बर्फ में बदलकर ग्लेशियरों में जम जाता है। कई जानवरों की प्रजातियां जो ठंड सहन नहीं कर पाती, विलुप्त हो जाती हैं। जीवन बहुत सीमित हो जाता है। केवल वही जीव बचते हैं जो इस भीषण वातावरण में खुद को ढाल लेते। इतिहास में कितने आइस एजेस आए हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि अब तक धरती पर कम से कम 5 प्रमुख हिमयुग आ चुके हैं। इनमें सबसे हाल का हिमयुग करीब 20,000 साल पहले अपने चरम पर था, जिसे लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम कहा जाता है। क्या भविष्य में फिर से आइस एज आ सकता है? हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में भी हिमयुग आने की संभावना है, लेकिन ये कब आएगा, इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन समय के चक्र में एक बार फिर हिमयुग का आगमन संभव है। हिमयुग न सिर्फ एक जलवायु परिवर्तन है, बल्कि ये पृथ्वी की पूरी जीवन प्रणाली को बदलने वाला एक काल होता है। इससे जैव विविधता, मानव इतिहास, भूगोल और प्राकृतिक संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है और भविष्य में भी पड़ सकता है। जैव विविधता में हुआ बड़ा बदलाव। हिमयुग के इस कठिन समय में भारत में अनेक दुर्लभ और रोचक प्रजातियां अस्तित्व में थीं। इनमें से कुछ समय के साथ विलुप्त हो गईं, जबकि कुछ ने अपने शरीर, व्यवहार और जीवन शैली में बदलाव कर खुद को अनुकूलित किया, यानी वे विकसित होती चली गईं। आज के कई आधुनिक जीव जंतुओं के पूर्वज उसी काल में अस्तित्व में थे और उन्होंने उस भीषण पर्यावरणीय संघर्ष को पार कर आज की जैव विविधता को जन्म दिया। अब चलिए एक नजर डालते हैं उस समय के विशेष जीवों पर, जिन्होंने आइस एज के उस कठिन समय में भारतीय उपमहाद्वीप में अपना अस्तित्व बनाए रखा। हिमयुग के दौरान भारत कैसा था? आइस एज और भारतीय उपमहाद्वीप पर उसका प्रभाव। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले हिमयुग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका नहीं था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि इस क्षेत्र का वातावरण धरती के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक गर्म था। हालांकि हिमालय की ऊंचाई वाली चोटियां उस समय भी बर्फ से पूरी तरह ढकी रहती थी, लेकिन समूचा उपमहाद्वीप, विशेषकर उसके मध्य और दक्षिणी हिस्से, बर्फ से बचे हुए थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आइस एज का असर भारत पर नहीं पड़ा। उस दौर में भारत में भारी और लगातार बारिश होती थी। जगह जगह नदियां उफान पर होती और भीषण बाढ़ की स्थितियां बनती थीं। चारों ओर सिर्फ पानी और दलदली क्षेत्र फैले रहते। ये मौसमी बदलाव उस समय के जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव डालते थे। इस अनोखे और बदलते वातावरण ने भारत की जलवायु और जैव विविधता को धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ा जैसा हम आज देखते हैं। एशियाई स्ट्रेट टस्क एलिफेंट। आइए अब बात करते हैं उन विशाल जीवों की जो हिमयुग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर राज करते थे।
इनमें सबसे प्रमुख था एशियन स्ट्रेट टस्क एलिफेंट, जिसे वैज्ञानिक रूप से पेलियोलॉक्सोडॉन नमैडिकस कहा जाता है। ये आज तक धरती पर पाए गए सबसे बड़े हाथियों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से मिली जानकारी इन हाथियों के अवशेष भारतीय उपमहाद्वीप में मिले हैं। 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को इस हाथी की जाम की हड्डी के 2 हिस्से मिले, जिन्हें जोड़कर उसकी लंबाई मापी गई। ये लगभग 160 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 3 इंच के करीब थी। फिर वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण और अन्य गणनाओं के आधार पर अनुमान लगाया गया कि इस हाथी की कुल ऊंचाई लगभग 17 फीट और वजन करीब 22,000 किलोग्राम यानी 22 टन रहा होगा। ये हाथी एक 2 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होता था। इसकी शारीरिक बनावट और खोपड़ी का आकार आधुनिक एशियाई हाथियों से काफी अलग था। इनके दांत एकदम सीधे होते थे, इसीलिए इन्हें स्ट्रेट टस्क यानी सीधे दांत वाला हाथी कहा गया। स्टेगोडॉन एशियाई स्ट्रेट टस्क एलिफेंट के अलावा उस दौर में एक और विशाल हाथी की प्रजाति मौजूद थी, जिसे कहते हैं स्टेगोडॉन। इनकी ऊंचाई लगभग 13 फीट और दांतों की लंबाई करीब 10 फीट हुआ करती थी। इनके दांतों की बनावट इतनी अलग थी कि वे धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते थे और उनके बीच सूंड ले जाने की जगह नहीं बचती थी। इस वजह से इन हाथियों को अपनी सूंड को दोनों दांतों में से किसी एक तरफ मोड़कर रखना पड़ता था। इसलिए इन्हें साइडवेज ट्रंक एलिफेंट भी कहा जाता है। ये हाथी भी झुंड में रहते थे और अक्सर ऐसे छोटे द्वीपों पर बसेरा बनाते थे जहां भोजन की कमी होती थी। इसी वजह से समय के साथ इनका आकार धीरे धीरे छोटा होता गया। एवोल्यूशन के दौरान उनकी ऊंचाई लगभग जल भैंसे जितनी और वजन लगभग 300 किलोग्राम तक सिमट गया। हाथियों के अलावा उस प्राचीन दौर में भारत में अनेक प्रकार के अन्य शाकाहारी जीव भी पाए जाते थे। इनमें ओनेगर शामिल था, जो जंगली गधे या घोड़े जैसा जीव था। इसके साथ ही गजेल, जो हिरन जैसे तेज और फुर्तीले जानवर होते हैं, उस समय के घास के मैदानों में पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त नीलगाय, विभिन्न प्रकार के हिरण, शुतुरमुर्ग, जंगली सूअर और जंगली भैंसा भी भारत की प्राचीन जैव विविधता का हिस्सा थे। उस काल में औरोक्स जैसे विशाल जंगली बैल भी मौजूद थे, जो आज पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं और आधुनिक गायों के पूर्वज माने जाते हैं। वही गौर उस समय भी पाए जाते थे और आज भी भारत के कुछ वनों में जीवित हैं। इनके अलावा उस युग में कुछ ऐसे शाकाहारी जीव भी थे जो आज के समय में या तो पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं या फिर अपने प्राचीन रूप में अब पहचान में नहीं आते। फिर भी इन सभी जीवों ने भारत की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिवाथेरियम, जिराफ का प्राचीन पूर्वज। अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमय और अद्भुत प्राचीन जीव की जो आज विलुप्त हो चुका है। इसका नाम है सिवाथेरियम। ये प्राणी जिराफ की सबसे पुरानी ज्ञात प्रजातियों में से एक माना जाता है और लाखों साल पहले भारत समेत एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता था। हालांकि ये जीव जिराफ का पूर्वज था, लेकिन इसका आकार आज के जिराफ जैसा नहीं था। सिवाथेरियम की ऊंचाई लगभग 7 फीट होती थी और इसका वजन 400 से 500 किलोग्राम के बीच होता था, यानी ये किसी बड़े बैल या मास्क ऑक्स जितना भारी और मजबूत होता था। इसकी बनावट देखने में थोड़ी जिराफ जैसी और थोड़ी हिरन या बैल जैसी लगती थी। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे कभी-कभी हाइब्रिड दिखने वाला प्राणी भी कहते हैं। इस जीव की सबसे रोचक बात थी इसके सिर पर उगे विशेष प्रकार के सींग, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में ऑसिकोन्स कहा जाता है। आज के जिराफों में भी ये ऑसिकोन्स होते हैं, लेकिन सिवाथेरियम में ये ज्यादा बड़े, भारी और मजबूत हुआ करते थे। इसके सिर पर 2 प्रमुख ऑसिकोन्स होते थे। इसके अलावा आंखों के ऊपर भी 2 छोटे ऑसिकोन जैसे उभार पाए जाते थे। इन भारी और मजबूत सींगों को संभालने के लिए सिवाथेरियम की गर्दन और कंधों की मांसपेशियां बेहद ताकतवर हुआ करती थीं। ये सींग न केवल रक्षा में काम आते थे, बल्कि प्रभावशाली दिखने और शायद साथी को आकर्षित करने का भी माध्यम रहे होंगे, जैसे आज के हिरणों में होता है। सिवाथेरियम मुख्यतः शाकाहारी जीव था और झुंड में रहना पसंद करता था। ये प्राणी घास के मैदानों, झाड़ियों और हल्के जंगलों में विचरण करता था। ये जमीन के करीब उगने वाले पौधे, पत्तियां और झाड़ियां खाया करता था। क्योंकि इसकी गर्दन आज के जिराफ की तरह लंबी नहीं थी, इसका शरीर ताकतवर और भारी होने के कारण ये शिकारियों से खुद को बचाने में भी सक्षम रहा होगा। सिवाथेरियम केवल एक प्राचीन जीव नहीं, बल्कि वो कड़ी है जिसने आज के जिराफ और हिरणों के विकास की दिशा तय की।
इसका अध्ययन वैज्ञानिकों को जिराफ के विकास क्रम और एशियाई जीव जगत के इतिहास को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था सिवाथेरियम, एक ऐसा विलुप्त जीव जो न जिराफ जैसा दिखता था न हिरण जैसा, लेकिन दोनों की झलक उसमें मिलती थी। आपको क्या लगता है, अगर ये जीव आज जिंदा होता तो कैसा लगता? हिमयुग के दौर में इंडियन सबकॉन्टिनेंट न केवल विविध जलवायु का गवाह था, बल्कि यहाँ कई अद्भुत और अब विलुप्त हो चुके जीव भी निवास करते थे। इनमें से दो प्रमुख शाकाहारी प्राणी थे, भारतीय गैंडा और हिपोपोटामस के प्राचीन पूर्वज। उस दौर में जो गैंडे पाए जाते थे वे आज के भारतीय गैंडों से आकार और बनावट में काफी मिलते जुलते थे, लेकिन उनका शरीर अधिक मजबूत और त्वचा कहीं अधिक मोटी होती थी। इनके सींग भी अधिक बड़े और शक्तिशाली होते थे, जिनका इस्तेमाल आत्मरक्षा और प्रजनन प्रतियोगिता में होता रहा होगा। ये गैंडे झीलों, दलदली इलाकों और घने जंगलों में रहा करते थे और पूरी तरह शाकाहारी थे। आज के हिपोपोटामस के मुकाबले उनके प्राचीन पूर्वजों में कुछ उल्लेखनीय अंतर थे। सबसे खास बात, उनके मुंह में बड़े नुकीले और उभरे हुए दांत होते थे, जिनका आज के हिप्पो में अभाव है। इन दांतों का उपयोग न केवल भोजन चबाने में बल्कि लड़ाई और प्रतिरक्षा के लिए भी किया जाता था। ये प्राणी अर्ध जलचर थे, यानी वे ज्यादातर समय पानी में रहते थे, लेकिन भोजन के लिए बाहर निकलते थे। मेगेंटेरियन, हिमयुग का खतरनाक शिकारी। हिमयुग के दौरान जब धरती पर कई विशाल शाकाहारी प्रजातियां घूम रही थीं, तब उनके शिकारी भी कुछ कम खतरनाक नहीं थे। इन्हीं में से एक था मेगेंटेरियन, जो एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली मांसाहारी प्राणी माना जाता है। मेगेंटेरियन बिल्ली परिवार से संबंधित था और ये आज के तेंदुए या जैगुआर जैसा दिखता था, लेकिन आकार, ताकत और हमले की क्षमता में ये उनसे कहीं अधिक खतरनाक था। इसकी बॉडी बिल्ड काफी भारी और मजबूत थी। पंजे बड़े और चौड़े शिकार पर कसकर पकड़ बनाने के लिए आदर्श थे। इसके पैर शेर की तरह शक्तिशाली और फुर्तीले थे, जिससे ये छलांग लगाकर शिकार को जकड़ लेता था। इसकी गर्दन की मसल्स बेहद मजबूत थीं, जो ये संकेत देती हैं कि ये बड़े शिकार को मारकर घसीट भी सकता था। इसके जबड़े से बाहर झांकते लंबे नुकीले दांत इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाते थे। अनुमान है कि इसके ऊपर के कैनाइन दांत 7 से 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। इसका औसत वजन 100 से 150 किलोग्राम के बीच था, यानी ये आज के किसी भी तेंदुए या चीते से भारी था। इसकी ताकत और आक्रामकता के कारण ये उस समय के टॉप प्रेडेटर्स में गिना जाता था। हालांकि मेगेंटेरियन बेहद खतरनाक शिकारी था, लेकिन भारत की धरती पर उस समय उससे भी बड़े और शक्तिशाली शिकारी मौजूद थे। फॉसिल्स और वैज्ञानिक अध्ययनों से ये बात साबित होती है कि हिमयुग के दौरान भारत में निम्न शिकारी प्रजातियां भी मौजूद थीं। एशियाई सिंह, बंगाल टाइगर के पूर्वज हिम तेंदुआ, जायंट चीता हाइना और वाइल्ड डॉग्स, ये सभी शिकारी प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया से गुजरते हुए आज की आधुनिक प्रजातियों में परिवर्तित हुए। मेगेंटेरियन जैसे शिकारी दर्शाते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र कितना विविध और प्रतिस्पर्धात्मक था। हर शिकारी को जीवित रहने के लिए शक्ति, गति और रणनीति की जरूरत थी, और इसी संघर्ष में से आज के जीव जंतु उभरे हैं। जायंट चीता, एक अद्भुत शिकारी जो चीतों से भी तेज था। हिमयुग के दौरान भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में विशाल और शक्तिशाली शिकारी घूमते थे। इन्हीं में से एक था जायंट चीता, जिसे आज के आधुनिक चीते का पूर्वज माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जायंट चीता की शारीरिक बनावट और शरीर की संरचना आधुनिक चीतों से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन जब बात आती है आकार और वजन की, तो ये अपने आज के वंशजों से काफी बड़ा और भारी था। जायंट चीता का वजन लगभग 120 से 150 किलोग्राम तक होता था। तुलना करें तो ये आज के अफ्रीकी शेरों के बराबर भारी होता था, जबकि आज का चीता औसतन केवल 40 से 70 किलोग्राम का होता है। भले ही जायंट चीता का शरीर भारी और बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद ये गति में भी असाधारण था। इसका मजबूत मांसपेशियों वाला शरीर, लंबे पैर, बड़े फेफड़े और शक्तिशाली दिल इसे शानदार स्प्रिंटर बनाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जायंट चीता आज के चीतों से भी तेज दौड़ने में सक्षम था, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। इतना भारी शरीर होते हुए भी जायंट चीता तेजी से दौड़ सकता था, बड़े शिकारों पर झपट सकता था
और उन्हें गिराकर मारने की ताकत रखता था। ये शायद उन कुछ चुनिंदा शिकारी प्रजातियों में से एक था जो अपने से भी बड़े जानवरों को अकेले शिकार बना सकता था। जायंट चीता के जीवाश्म दुनिया के कई हिस्सों में मिले हैं, जिनमें भारत, चीन, यूरोप और अफ्रीका शामिल हैं। इन फॉसिल्स के अध्ययन से पता चलता है कि ये शिकारी लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले धरती पर मौजूद था। समय के साथ पर्यावरणीय बदलाव, प्रतिस्पर्धा और इंसानी गतिविधियों के चलते ये प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो गई, लेकिन इसके आधुनिक वंशज आज भी जंगलों में दौड़ते हैं। जायंट चीता सिर्फ एक शिकारी नहीं था, बल्कि ये उस दौर की प्राकृतिक शक्ति, गति और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक था। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति में ताकत और गति दोनों ही जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, लेकिन केवल वही जीव टिकते हैं जो समय के अनुसार खुद को ढालते हैं। उस दौर में प्राइमेट्स यानी कि बंदर, लंगूर और मनुष्य जैसे जीवों की भी कई प्राचीन प्रजातियां भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती थीं। इनमें से कुछ प्रजातियां आज की आधुनिक प्राइमेट्स से मिलती-जुलती थीं, तो कुछ ऐसी थीं जिनमें थोड़े बहुत अनोखे बदलाव देखे जाते हैं। उनके शरीर की बनावट, हड्डियों की रचना और मस्तिष्क का आकार धीरे धीरे विकसित हो रहा था। यही वे प्राचीन रूप थे जिन्होंने लाखों वर्षों में इवोल्यूशन के माध्यम से आधुनिक मानव का रूप लिया। इन प्राचीन प्राइमेट्स की खोज भारत के कई पुरातत्व स्थलों और जीवाश्म क्षेत्रों में हुई है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये क्षेत्र प्राचीन मानव विकास के लिए भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तो देखा आपने, लाखों साल पहले के हिमयुग, भौगोलिक बदलाव और जलवायु परिवर्तन ने किस तरह से भारत के भूगोल और जैव विविधता को आकार दिया। विशाल हाथियों से लेकर तेज शिकारी चीतों तक, अजीबोगरीब जल जीवों से लेकर प्राचीन जिराफों और गैंडों तक, ये सभी जीव उस काल के अद्भुत और रहस्यमयी पर्यावरण के साक्षी। हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यात्रा कैसी लगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगले वीडियो में हम किन विलुप्त प्रजातियों या हिमयुग के घटनाक्रम के बारे में बताएं? यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें इतिहास और विज्ञान में रुचि है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम ऐसा ही रोचक कंटेंट लाएं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले।